हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडेंटिटी क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विज्ञान का प्रोजेक्ट लेके आए हैं। ये एक प्रोजेक्ट बुक है। इस प्रोजेक्ट बुक में आपको 5 प्रोजेक्ट बताएंगे और किस कक्षा के लिए? कक्षा 8वीं के लिए। चलिए देखते हैं विज्ञान के प्रोजेक्ट क्या हैं तो आगे। और आपके प्रोजेक्ट कितने अंक के आना है? वार्षिक परीक्षा में 20 अंक के आना है। यहाँ पे आज आपके लिए प्रायोजना कार्य 1 लेके आए हैं। कौन सा कार्य करेंगे हम? प्रायोजना कार्य 1। उसका उद्देश्य देख लेते हैं। सबसे पहले उद्देश्य के दिया है, ए नंबर है उद्देश्य में, अपने आसपास का अवलोकन कर निम्नानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए बच्चों, आपको अपने आसपास का अवलोकन करना है और जो नीचे प्रश्न दिए हैं इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। जैसे पहला प्रश्न के दिया है, आपको किन किन खेलों में रुचि है? कोई 5 खेलों के नाम जिनमें खेलते समय घर्षण या तो सहायता कर रहा है अथवा विरोध कर रहा है। लिखिए क्या कह रहा है, आपको किन किन खेलों में रुचि है? कोई 5 खेलों के नाम जिनमें खेलते समय घर्षण या तो सहायता कर रहा है अथवा विरोध कर रहा है। लिखिए। इसी का सेकंड प्रश्न क्या दिया है, घर्षण को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। फिर तीसरा प्रश्न दिया है, किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसे पकड़ना आसान होगा और क्यों। इसी का चौथा प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि घर्षण अचानक समाप्त हो जाए तो इससे जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, ऐसी 10 परिस्थितियों पर सूची बनाइए। फिर इसी के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे 5 कार्य लिखिए जहां घर्षण हानिकारक होते हुए भी अनिवार्य है। ये आपके प्रश्न ही चल रहे हैं, अभी इसका प्रस्तुतिकरण बाद में बताएंगे। इसके बाद बी नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, देखते हैं क्या है बी नंबर का प्रश्न। किसी ऐसी दुकान पर जाइए जहां खेलों के जूते मिलते हैं। विभिन्न खेलों के जूतों की तलियों का परीक्षण कीजिए। नंबर 1 इसके प्रश्न क्या है, क्या खेलों में पहनने वाले जूते सामान्य जूतों से समान हैं। दूसरा प्रश्न है, खिलाड़ियों के जूते कीलदार क्यों बनाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, खिलाड़ियों के जूते और बड़े वाहनों के टायरों में क्या समानता है और क्यों। फिर चौथा प्रश्न है, यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण ना हो तो क्या होगा। पांचवा प्रश्न, क्या घर्षण को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। दैनिक जीवन में घर्षण को बढ़ाने और घटाने के 5 उदाहरण लिखिए। तो इस प्रकार बच्चों ये आपका एक प्रश्न था, उद्देश्य था। ये उद्देश्य आपका हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न पे आपको कार्य करना है, ए नंबर और बी नंबर। तो चलिए इसका हम प्रस्तुतिकरण देखते हैं। प्रस्तुतिकरण में क्या है, यहाँ पे आगे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप क्या लिखेंगे, दैनिक जीवन में हमारे द्वारा एवं हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित या संपन्न होती हैं, जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सरकती है तो एक बल उत्पन्न होता है जो दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। इस उत्पन्न बल को घर्षण बल कहते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या बताया, दैनिक जीवन में हमारे द्वारा एवं हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित या संपन्न होती हैं, जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सरकती है तो एक बल उत्पन्न होता है जो दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। इस उत्पन्न बल को घर्षण बल कहते हैं। यह बल दोनों वस्तुओं के पृष्ठ पर कार्य करता है। घर्षण एक आवश्यक बुराई है, अर्थात यह हमारे लिए हानिकारक भी है और साथ ही यह अति आवश्यक भी है, अर्थात लाभदायक भी है। कुछ खेलों में घर्षण सहायक होता है तो कुछ में विरोध भी करता है। हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न क्रियाएं घर्षण के कारण सुगमता से संपन्न होती हैं तथा कुछ में रुकावट भी आती है। तो ये आपको हमने बता दिया उसका प्रस्तुतिकरण। अब उसका प्रश्न नंबर ए में, प्रश्न नंबर ए में क्या कहा था उसके बारे में हम उसके प्रश्न देखेंगे। हमने अपने आसपास विभिन्न घटनाओं एवं क्रियाकलापों का अवलोकन किया तथा उनके निष्कर्ष के आधार पर ही विभिन्न प्रश्नों के उत्तर निम्न प्रकार हैं। पहला प्रश्न था, हमको क्या पूछा था, खेलों किन किन खेलों में रुचि है। तो हम बता सकते हैं हमको निम्न खेलों में रुचि है। नंबर 1 वॉलीबॉल, नंबर 2 फुटबॉल, नंबर 3 हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, कैरम, टेबल टेनिस, रस्साकसी, विभिन्न प्रकार की दौड़ें, कूद आदि। तो ये क्या हो गया, खेलों के नाम हो गए। पहला, 5 खेलों के नाम जिनमें खेलते समय घर्षण की सहायता करता है। आपसे ये प्रश्न पूछा था, 5 खेलों के नाम जिनमें खेलते समय घर्षण की सहायता कर रहा है, घर्षण सहायता करता है। तो 5 खेल में नंबर 1 विभिन्न प्रकार के दौड़ें, जितनी भी दौड़ें होती हैं उसमें क्या करता है, हमारा घर्षण हमारी सहायता करता है। रस्साकसी में भी घर्षण हमारी सहायता करता है, कबड्डी में भी, फुटबॉल में, हॉकी में, ये जितने भी खेल हैं ये 5 खेलों में हमें घर्षण क्या करता है, सहायता करता है। इसके बाद फिर आपसे ये प्रश्न किया था, 5 खेलों के नाम जिनमें खेलते समय घर्षण विरोध कर रहा है। आपको 5 खेलों के नाम लिखना है जिसमें खेलते समय घर्षण विरोध कर रहा है। जैसे आप बता देंगे, तैरना मीन स्विमिंग, नौका चालन, कैरम, पतंग उड़ाना, साइकिल चलाना। इन 5 खेलों में खेलते समय हमें घर्षण हमारा क्या करता है, विरोध करता है। ये पहला प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रश्न क्या पूछा है इसके ऊपर आपको बताया, तो उद्देश्य में जो प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम दे रहे हैं। उसका दूसरे नंबर का प्रश्न है, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए, मुख्यतः घर्षण को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। नंबर 1 सतह की प्रकृति, वस्तु का भार और संपर्क क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये क्या है, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसी का तीसरा प्रश्न पूछा था आपसे। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से कुल्हड़ को पकड़ना आसान होगा क्योंकि कुल्हड़ का पृष्ठ गिलास के पृष्ठ से अधिक रुक्ष यानी खुरदरा होने के कारण अधिक घर्षण पैदा करता है। इससे पकड़ मजबूत हो जाती है। इस प्रकार ये तीसरा प्रश्न का उत्तर हुआ। उसी का चौथा प्रश्न पूछा था, यदि अचानक घर्षण समाप्त हो जाए तो जीवन में कौन सी परिस्थितियाँ होंगी, तो आप उत्तर बताएंगे। यदि अचानक घर्षण समाप्त हो जाए तो जीवन में निम्न परिस्थितियों में प्रभावित
प्रभावित होगा। निम्न परिस्थितियाँ प्रभावित होंगी। नंबर 1, हम चल नहीं पाएँगे, हम दीवार में कील नहीं ठोक पाएँगे, हम वाहनों को ब्रेक लगाकर रोक नहीं पाएँगे, हम भोजन को चबा नहीं पाएँगे जिससे पाचन क्रिया प्रभावित होगी, हम कुछ भी लिख नहीं पाएँगे तथा शिक्षक श्यामपट्ट पर कुछ भी नहीं लिख पाएँगे, माचिस की तीली और लाइटर नहीं जलाए जाएँगे। और ये 10 पॉइंट पूछा था तो अब 10 पॉइंट बता रहे हैं। बहुत से खेलों को जिनमें घर्षण सहायता करता है उन्हें खेल नहीं पाएंगे। उसके बाद प्रायः वाहनों में टकराने की घटनाएं बढ़ जाएंगी, धागे या किसी रस्सी में गांठ नहीं बांध पाएंगे। और अंतिम पॉइंट है, भवन निर्माण करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो चौथा प्रश्न था उस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है। इसी प्रकार आपको उद्देश्य 1 का पांचवा प्रश्न क्या है? 5 कार्य घर्षण हानिकारक होता है। 5 कार्य जहाँ घर्षण हानिकारक होते हुए भी अनिवार्य है। देखिए, आपको 5 कारण पूछा था जहाँ घर्षण होते हुए भी हानिकारक है, तो उसके 5 पॉइंट। चलने या दौड़ने की क्रिया में घर्षण अनिवार्य है। हमको चलना है या दौड़ना है, उसके लिए उसकी जो क्रिया करना है, हमको चलने और दौड़ने की जो क्रिया करना है उसमें घर्षण अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट, विभिन्न खेलों में घर्षण आवश्यक है। तीसरा पॉइंट, चलते वाहनों को ब्रेक लगाकर रोकने के लिए घर्षण अनिवार्य है। आग जलाने के लिए घर्षण अनिवार्य है। भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों में भी घर्षण अनिवार्य है। इस प्रकार से जो आपका उद्देश्य था, उद्देश्य का प्रश्न ए के जो 5 प्रश्न थे उन पांचों प्रश्नों के उत्तर आपको बताए। इसके बाद उसी उद्देश्य का बी नंबर का प्रश्न है। बी नंबर के प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। चलिए, हम एक जूते की दुकान पर गए, वहां रखे जूतों की तलियों की बनावट का अध्ययन किया। इसमें साधारण चलने में उपयुक्त जूते तथा विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों द्वारा उपयुक्त होने वाले जूते भी थे। उसके जो प्रश्न थे उन प्रश्नों को उत्तर देंगे। पहला प्रश्न, पहले प्रश्न का उत्तर है, खेलों में पहनने वाले जूते सामान्य जूतों के समान नहीं है। खेलों में पहनने वाले जूतों की तली सामान्य जूतों की तली से अधिक खुरदरी तथा खांचेदार है। कुछ खेलों के जूतों की तली में कीलें लगी हुई हैं। फिर दूसरा प्रश्न का उत्तर, खिलाड़ियों के जूते कीलदार बनाए जाते हैं। वहाँ पूछा था खिलाड़ियों के जूते कीलदार क्यों बनाए जाते हैं, तो आप उत्तर बताएंगे, खिलाड़ियों के जूते कीलदार बनाए जाते हैं क्योंकि उससे उनको पर्याप्त घर्षण बल मिल जाता है। कीलें पर्याप्त घर्षण बल उपलब्ध कराने में सहयोग करती हैं। इससे खिलाड़ियों की भूमि पर अच्छी पकड़ बनी रहती है। इस प्रकार से आपका दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद तीसरा प्रश्न, खिलाड़ियों के जूते तथा बड़े वाहनों के टायरों में समानता पूछा था। तो यह है कि क्या समानता देखते हैं, यह है कि देखिए, इसी समानता बताएंगे हम आपको, दोनों की तली अधिक खांचेदार होती हैं। देखिए, जो प्रश्न क्या था, जूते और टायरों की जो समानता पूछा था उनके जो, तो उन दोनों की तलियां क्या होती हैं, ये प्रश्न था ना आपका। ये खिलाड़ियों के जूते तथा बड़े वाहनों के टायरों की समानता यह है कि, क्या समानता है पूछा था, तो हम समानता बता रहे हैं आपको। चलिए, इसकी समानता क्या है देख लेते हैं। दोनों की तली खांचेदार होती हैं, किसकी, जूते और बड़े टायरों की, जिनसे उनकी फर्श पर एवं सड़क पर पकड़ अच्छी बनी रहती है। इससे उनके चलते समय उनकी सुरक्षा बनी रहती है। ये जूतों के आप प्रकार दिखा दिया, जूते हैं विभिन्न खेलों के जूते एवं उनके तलवे की प्रकृति। फिर उसी का चौथे नंबर का प्रश्न था, देखिए क्या है चौथे नंबर का प्रश्न, देख लेते हैं। चौथे नंबर प्रश्न का उत्तर, यदि सड़क एवं वाहनों के टायरों के बीच घर्षण नहीं होगा तो क्या होगा पूछा था। तो प्रश्न में उत्तर बताएंगे, यदि सड़क एवं वाहनों के टायरों के बीच घर्षण नहीं होगा तो उनको चलाना अति कठिन और असुरक्षित होगा, क्योंकि वाहनों की सड़क से पकड़ कम हो जाएगी। और पांचवा प्रश्न था, क्या घर्षण को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, तो आप उत्तर में दे देंगे, हाँ, घर्षण को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट था, आपको क्या पूछा था, दैनिक जीवन में घर्षण को बढ़ाने के उदाहरण बताने को कहा था। तो उसके उदाहरण देख लेते हैं कौन कौन से। नंबर 1, खिलाड़ियों के जूते की तली खांचेदार तथा कील लगी हुई होती हैं, जिससे क्या होता है, घर्षण बढ़ता है। ट्रकों आदि भारी वाहनों के टायर अधिक खांचेदार बनाए जाते हैं। फिर तीसरा, वाहनों को रोकने के लिए ब्रेक लगाए जाते हैं। चौथा, हमारे सामान्य जूतों की तली खांचेदार बनाई जाती हैं। पांचवा, कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं, जिससे घर्षण घर्षण बढ़ने से अधिक पकड़ बन जाती है। इस प्रकार से दैनिक जीवन में घर्षण बढ़ाने के उदाहरण हो गए, और दैनिक जीवन घर्षण को घटाने के उदाहरण भी पूछा था। तो दैनिक जीवन में घर्षण को घटाने के उदाहरण देखिए कौन कौन से हो गए। कैरम बोर्ड पर चिकना टेलकम पाउडर छिड़ककर घर्षण कम किया जाता है। दूसरा, दरवाजों के कब्जों मशीनरी के पुर्जों में तेल डालना। तीसरा, बिजली के पंखों आदि घूमने वाले उपकरणों में बॉल रिपेयरिंग का उपयोग किया जाता है। चौथा, अटैची सूटकेस आदि में रोलरों का उपयोग किया जाता है। वाहनों आदि में पहियों में उपयोग करके घर्षण कम किया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका दैनिक जीवन घर्षण को बढ़ाने और घटाने के वो होगा। इसके बाद आपका जो आता है प्रायोजना कार्य 2 आ जाएगा। इसके बाद आपका क्या आएगा, प्रायोजना कार्य 2। उसका उद्देश्य क्या दिया है, किसी खेत या पौधशाला मीन्स नर्सरी अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। देखिए, आपको क्या करना है, किसी खेत या पौधशाला अथवा बगीचे का भ्रमण करना है, यानी वहाँ घूमने जाना है तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करना है। जैसे कौन कौन सी जानकारी प्राप्त करना है, ये अभी आपका उद्देश्य है, प्रश्न चल रहा है, इसका उत्तर है प्रस्तुतिकरण हम बाद में बताएंगे आपको। जैसे बीज चयन का तरीका एवं महत्व। नंबर 2, सिंचाई की विधियाँ। नंबर 3, अधिक शीत अधिक गर्मी एवं अधिक वर्षा के मौसम का पौधों पर प्रभाव। उपयोग में आने वाले उर्वरक एवं खाद और व्यावसायिक उपयोग। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये ए नंबर का प्रश्न है, इन ए नंबर के 5 प्रश्न दिए हैं, इन 5 प्रश्नों को उत्तर देना। इसी प्रकार बी नंबर का प्रश्न है। बी नंबर प्रश्न के पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कृषि में उपयोग में आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्र करना है। क्या करना है आपको, कृषि में उपयोग में आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्र करना है तथा इन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम और उपयोग लिखना है। दूसरा प्रश्न है, पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई किस विधि का प्रयोग होता है। तीसरा प्रश्न है,
कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला में क्यों उगाया जाता है? और इसी का चौथा प्रश्न है, फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, ये पौधे फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक हैं? और पांचवा प्रश्न है, फसलों की कटाई की विधियां। इस प्रकार से आपका जो प्रायोजना कार्य प्रोजेक्ट 2 के ए और बी नंबर के प्रश्न के पाँच पाँच प्रश्न दिन पांचों प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं उसका उत्तर है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले हम क्या बता देंगे, भोजन जीवन का एक अत्यावश्यक अंग है। जीव जंतु अथवा भोजन स्वयं नहीं बना सकते, उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए भोजन के उत्पादन के लिए कृषि कार्य ही एक सर्वश्रेष्ठ साधन है। कृषि कार्य की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने एक पौधशाला नर्सरी का भ्रमण किया तथा निम्न जानकारी एकत्र की। जो आपको प्रश्न पूछा था प्रस्तुतिकरण बता दिया। अब ए नंबर का जो प्रश्न है, उस ए नंबर के प्रश्न के 5 प्रश्न थे, उन पांचों प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे। जैसे ए का पहला प्रश्न, बीजों का चयन का तरीका। आपको जो बीज नर्सरी में बोना है तो उस बीजों के चयन का तरीका क्या होना चाहिए वो बताएं। देखो, बीजों को पानी भरे हुए एक पात्र में डालकर कुछ समय इंतजार किया तथा देखा कि कुछ बीज पानी की सतह पर तैर रहे हैं तथा बाकी बीज नीचे पात्र में तली में बैठ गए। तैरने वाले बीज खोखले तथा खराब है तथा नीचे बैठे बीज सही और स्वस्थ हैं, तो नीचे बैठे हुए बीजों का चयन फसल उगाने के लिए कर लिया जाता है। बीजों का चयन का महत्व, बीजों के चयन के से थोथे खोखले तथा अनुपयोगी बीजों को अलग कर दिया जाता है तथा अच्छे स्वस्थ बीजों का चयन कर लिया जाता है। ये चयनित बीज अच्छी पैदावार देते हैं। तो ये कहाँ से ये प्रश्न, हमसे ये प्रश्न पूछा था ना, ये बीज चयन का तरीका और महत्व, तो आपको हमने क्या बता दी इसमें। ए नंबर का पहला प्रश्न बीजों का चयन और उसका महत्व। इसी का आप सेकंड नंबर का प्रश्न आपको देखना है। सेकंड नंबर का प्रश्न क्या पूछा, सिंचाई की विधियां। क्या पूछा था, सिंचाई की विधियां पूछा है। अब हमको क्या देखना पड़ेगा, सिंचाई की यहाँ पे विधियां बताएंगे आपको। देखिए अब ये आ गया आपका सिंचाई की विधियां। सिंचाई की विधियां में विधि का नाम, विधि का वर्णन और विधि का चित्र। तो किसके द्वारा, मोट द्वारा। ये कौन सी परंपरागत तरीके यानी पुराने तरीके जो थे सिंचाई के वो बता रहे हैं। तो ये मोट यानी घिरनी एवं चरस। विधि का वर्णन, इस विधि में एक चमड़े का बड़ा बैग होता है जो रस्से के एक सिरे से लटका होता है और कुएं में डूबकर पानी भरकर ऊपर लाता है। रस्से के दूसरे सिरे को बैल घिरनी की सहायता से खींचते हैं। इस प्रकार से आप ये वाला चित्र मोट का बना देंगे। इसके बाद इसी का दूसरा नंबर का प्रश्न, दूसरा नंबर की विधि आपको बता रहे हैं, चैन पंप विधि। कौन सी है, चैन पंप। इसमें एक चैन के द्वारा पानी ऊपर खींचा जाता है। देखिए ये उसका चित्र भी है। फिर तीसरी ढेकली, इसमें एक लंबे लट्टे के एक सिरे पर बाल्टी लटकी रहती है तथा दूसरे सिरे पर एक भार लटका होता है। यह लट्ठा एक तराजू की डंडी की तरह एक धुरी पर ऊपर नीचे घूमता है। इसके द्वारा हम गहरे कुएं से पानी खींच सकते हैं, ढेकली जिसे कहते हैं। और ये ढेकली का चित्र हो गया। इसके बाद चौथा है रहट। तो रहट के बारे में, इसमें एक पहिए पर बाल्टियों की एक श्रृंखला घूमती है जो नीचे से पानी खींचकर ऊपर लाती है। इसे बैल कोल्हू की तरह घुमाया जाता है और ये रहट का चित्र हो गया। इस प्रकार के चित्र आप एकत्र कर लेंगे और जमा कर देंगे। उपरोक्त विधियां सस्ती तो होती हैं। उपरोक्त विधियां कैसी होती हैं, सस्ती तो होती हैं क्योंकि इनमें मजदूर या मवेशी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये कम दक्ष होती हैं। आजकल ट्यूबवेल यानी कि ट्यूबवेल का उपयोग होता है जिसका संचालन डीजल इंजन, बायोगैस, विद्युत सौर ऊर्जा द्वारा किया जाता है। तो अभी तक आपको परंपरागत विधियां बताते हैं, आप सिंचाई की आधुनिक विधियां बताएंगे। आधुनिक विधियां में कौन कौन सी विधियां आ जाएंगी देखते हैं। चलिए आधुनिक विधियां, सिंचाई की आधुनिक विधि। पहली है छिड़काव तंत्र। विधि का वर्णन, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में मिलता है। इसमें घूमने वाले नोजल से पानी का छिड़काव वर्षा की तरह किया जाता है। ये छिड़काव तंत्र का चित्र भी हो गया, विधि का चित्र हो गया। एक साइड विधि का नाम बता रहे हैं, एक साइड विधि का वर्णन और विधि का चित्र। तो ये आपकी पहली विधि कौन सी होगी, छिड़काव तंत्र। और कौन सी, आधुनिक विधियां ये। अब इसके बाद दूसरी विधि कौन सी आ जाएगी आपकी, ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल पौधों को सीधे बूंद बूंद करके मिलता है। इससे जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाता। यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है। इस टाइप की एक क्या हो गई, ड्रिप तंत्र विधि हो गई। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न पूछा था। तीसरा प्रश्न क्या था, चलिए तीसरा प्रश्न है का उत्तर, अधिक शीत, अधिक गर्मी एवं अधिक वर्षा के मौसम का पौधा पर क्या प्रभाव पड़ेगा पूछा था। तो उत्तर बताएंगे, अधिक शीत के मौसम में अधिकतर पौधे मर जाते हैं। केवल वे पौधे ही जीवित रहते हैं जो शीत प्रदेशों में फलते फूलते हैं। अधिक गर्मी में भी अधिकतर पौधे सूख जाते हैं तथा वे ही पौधे जिंदा रहते हैं जो रेगिस्तान आदि में पैदा होते हैं। अधिक वर्षा में जलीय पौधे जिंदा रहते हैं, शेष सब सड़ जाते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। क्या कहा प्रश्न नंबर 4 में, उपयोग में आने वाले उर्वरक एवं खाद। देखिए आपको जो उद्देश्य था, ऊपर प्रश्न थे, उन प्रश्नों के उत्तर हम नीचे बता रहे हैं। अब आपका प्रश्न 4 है, उपयोग में आने वाले उर्वरक एवं खाद के नाम पूछा था। तो उर्वरक क्या है, वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। इनका उत्पादन फैक्ट्रियों यानी कल कारखानों में होता है, जैसे यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके में क्या क्या रहता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इनके उपयोग से गेहूं, धान, मक्का आदि आदि फसलों का उत्पादन तो अच्छा होता है, लेकिन खेतों की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। तो ये जो खाद है, और खाद दूसरा क्या है, खाद। इस अभी क्या बताए थे आपको, ये उर्वरक ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विशेष पोषक समृद्ध होते हैं। इनका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। और उदाहरण बता दिए थे, यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इनके उपयोग से गेहूं, धान, मक्का आदि फसलों का उत्पादन तो अच्छा होता है, लेकिन
खेतों में उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। दूसरा, खाद। इसका निर्माण जैव अपशिष्टों जैसे मल मूत्र गोबर तथा पेड़ पौधों के अपशिष्ट जैसे पत्तियां आदि के सड़ने से होता है। ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती हैं तथा इससे खेतों के जल अवशोषण की क्षमता भी बढ़ जाती है। इसके प्रयोग से खेतों को भी पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। फिर पांचवा प्रश्न है व्यावसायिक उपयोग। इसके व्यावसायिक उपयोग क्या है? कृषि उत्पादों में से अपनी आवश्यकता की पूर्ति के बाद बचे हुए उत्पादों को व्यावसायिक रूप से बाजार में बेचकर धन एकत्रित किया जाता है। कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस प्रकार से इसका पांचवा प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न था आपका बी नंबर का प्रश्न आता है कृषि में। बी नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे, चलिए देखते हैं बी नंबर के प्रश्न को। कृषि में उपयोग आने वाली मशीनें। कृषि में उपयोग आने वाली मशीनें कौन सी हैं? मशीनों के नाम हल। कृषि में उपयोग आने वाले मशीनों के चित्र इस प्रकार से चित्र बना देंगे। और मशीनों के विवरण का उपयोग। इसका उपयोग प्राचीन काल में खेत की जुताई करने, खरपतवार निकालने में होता है। यह पशुओं द्वारा खींचा जाता है। इसमें सॉफ्ट तथा फॉल लगा होता है। फिर दूसरी मशीन का नाम कुदाली। तो इसका कुदाली का चित्र इस प्रकार से बना देंगे आप। और इसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए होता है। यह पशुओं द्वारा खींचा जाता है। इसमें एक हैंडल, एक मुट्ठी मुड़ी हुई प्लेट एवं छड़ लगी होती है। तो ये एक मशीन का नाम, कृषि में उपयोग होने वाले मशीन की पहली मशीन हो गई हल, दूसरी कुदाली, और तीसरा आता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर इस प्रकार से देखिए, ट्रैक्टर में पीछे लगा हुआ ये कल्टीवेटर है। इसका उपयोग ट्रैक्टर द्वारा जुताई करने में होता है। कल्टीवेटर का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? ट्रैक्टर द्वारा जुताई करने में किया जाता है। इससे समय एवं श्रम की बचत होती है। इस प्रकार से तीसरा हो गया। इसके बाद चौथा कीप फनल। ये इस प्रकार से देखिए, ये कीप फनल बीज की बुआई की यह परंपरागत औजार है जो कीप के आकार का होता है। इसे हल के साथ बांधकर इसके द्वारा बीज बोते हैं। तो ये कीप फनल देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है और इसके द्वारा हल के द्वारा यहाँ पे बीज बोया जाता है। फिर सीड ड्रिल, ये बीज की बुआई में प्रयुक्त यह आधुनिक यंत्र ट्रैक्टर के द्वारा संचालित होता है। इसके द्वारा बीजों को समान दूरी एवं गहराई में बोया जाता है। तो ये सीड ड्रिल का इस प्रकार से आप चित्र बना के बता देंगे। नोट में कह दिया, छात्र इन मशीनों के चित्र अपनी फाइल में लगाकर एवं उनके नाम उपयोग में लिखें। इसके बाद आपका अगला आता है पानी की कमी। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या देखते हैं, चलिए। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की विधि। तो देखिए उत्तर, जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए हम ड्रिप तंत्र का उपयोग करते हैं। इस विधि से जल सीधे पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके गिरता है, इसलिए इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने के लिए यह एक सर्वोत्तम उपाय है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए यह विधि जल की कमी वाले क्षेत्रों में के लिए एक वरदान है। और इसका चित्र आप देख सकते हैं, चित्र 7 में। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देखिए, कुछ पौधों को हम खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला में उगाते हैं, क्योंकि कुछ बीज सीधे खेत में उगाने से अच्छी फसल या पैदावार नहीं दे सकते। उनकी पौधशाला में पौधों तैयार किया जाता है, फिर उनको खेतों में रोपित कर दिया जाता है। इससे अच्छी पैदावार होती है। बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जो स्थान परिवर्तन करने पर अच्छी तरह फलते फूलते हैं। इस प्रक्रिया से बीजों की भी बचत होती है। कुछ पौधे जैसे धान का पौध जल से भरे खेतों में रोपित की जाती है। उन खेतों में धान के बीज नहीं उग सकते। कुछ जलीय पौधों को भी पहले पौधशाला में पौध तैयार की जाती है, फिर उसे जलाशय में डाल दिया जाता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देखिए। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया है, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर क्या है, कुछ पौधे फसल के साथ प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 में पूछा था खरपतवार किसे कहते हैं, तो आप उत्तर में क्या बताएंगे, कुछ पौधे फसल के साथ प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। ये पौधे बड़ी तेजी से बढ़ते हैं और अपने पोषण के लिए फसल के पौधों के भोजन को स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। उनकी हवा, पानी तथा प्रकाश को भी रोकते हैं। इस प्रकार उनको ठीक प्रकार से विकसित नहीं होने देते। फिर इसी प्रकार पांचवें प्रश्न का उत्तर है। पांचवा प्रश्न क्या था, फसलों की कटाई की विधियाँ। तो देखिए फसलों की कटाई की विधियाँ क्या है। फसल पकने पर या तैयार होने पर उसकी कटाई की जाती है। उनकी अनेक विधियाँ हैं। नंबर 1, पौधों को उखाड़कर। कुछ पौधों को जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है, जैसे मूली, शलजम। दतारी द्वारा काटकर। यह एक लोहे का बना किनारे पर पहना और औजार है। इसको हसिया भी कहा जाता है। इसके द्वारा पौधों को धरातल के पास से काट लेते हैं। इसके बाद यही देखिए आगे बता रहे हैं, ये देखिए हसिया का चित्र हो गया। फिर एक और तीसरी विधि है हार्वेस्टर द्वारा कटाई। यह एक मशीन होती है जो प्रायः ट्रैक्टर द्वारा संचालित होती है। इसके द्वारा फसल की कटाई की जाती है, तो समय और श्रम दोनों की बचत होती है। इस प्रकार से बच्चों ये आपका प्रायोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका प्रायोजना कार्य 3 लेके आया है। चलिए देखते हैं प्रायोजना कार्य 3 में क्या कहा है। पहले उद्देश्य पढ़ लेते हैं। उद्देश्य, डोरी तथा कागज गिलास की सहायता से अपना खिलौना टेलीफोन बनाकर तैयार करिए। इसका एक सिरा अपने मित्र को कान पर लगाने के लिए कहें तथा दूसरा सिरा अपने मुंह के समीप लाइए तथा बोलिए। देखिए अपने प्रेक्षण की विधि। अब जब आपने ये प्रेक्षण कर रहे हैं तो इसकी विधि क्या क्या रहेंगी, उसके प्रश्न का उत्तर आपको देना है। पहला प्रश्न है, क्या आपकी आवाज़ आपका दोस्त सुन पाता है। दूसरा प्रश्न, क्या ध्वनि डोरियों से गमन कर सकती है। तीसरा प्रश्न, क्या ध्वनि का संचालन ठोस, द्रव तथा गैसों सभी में हो सकता है।
चौथा प्रश्न है इसका, यदि आप एक बंद कार में हैं तो क्या बाहर से आपके दोस्त की आवाज़ आप तक आएगी? कारण लिखिए। और इसी का पांचवा प्रश्न, नीचे दिए गए वाद्य यंत्रों के सामने उनके कंपायमान भाग लिखिए। जो नीचे दिए इनके कंपायमान, जैसे वीणा, तबला, बांसुरी, सितार, ढोलक। तो ये आपका प्रश्न था। अब इन प्रश्न का उत्तर देते हैं, जैसे हम प्रस्तुतिकरण के रूप में बताएंगे आपको। अब इसकी प्रस्तुतिकरण, अभी और प्रश्न दिया है। प्रश्न नंबर बी नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। फिर बी नंबर का प्रश्न क्या है? उसका पहला प्रश्न, वातावरण में ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले स्रोतों की सूची बनाइए। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है? तीसरा प्रश्न, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? चौथा प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? पांचवा प्रश्न, महिलाओं की तुलना में पुरुषों की आवाज मोटी क्यों होती है? तो ये आपका जो प्रायोजन कार्य 3 के प्रश्न ए और बी के 5-5 प्रश्न, इन पांचों प्रश्न के उत्तर आपको लिखना है। अब हम प्रस्तुतिकरण में देख लेते हैं। प्रस्तुतिकरण में पहले ए नंबर के प्रश्न को हल करेंगे। हमने 2 कागज के गिलास लिए, उनकी तली में एक एक छोटा छेद सुराख कर दिया। एक डोरी में धागा लेकर उसका एक सिरा एक गिलास में नीचे के से अंदर की ओर छेद द्वारा प्रवेश कर दिया तथा दूसरे सिरे पर एक गांठ लगा दी तथा तिली का एक छोटा टुकड़ा बांध दिया, जिससे खींचने पर धागा बाहर ना निकले। इसी प्रकार डोरी का दूसरा सिरा दूसरे गिलास में लगा दिया। इस प्रकार एक टेलीफोन खिलौना बनकर तैयार हो गया। इस टेलीफोन खिलौने का एक सिरा हमने अपने मित्र को देकर उसे कान पर लगाने को कहा तथा दूसरा सिरा हमने अपने मुंह के पास रखा और एक दूसरे से दूर दूर इस प्रकार खड़े हो गए कि डोरी सीधी तन गई। अब हमने बोलना प्रारंभ किया और मित्र से प्रेक्षण लेने के लिए कहा। अब प्रेक्षण लेते हैं। देखिए, इस प्रकार से आप ये प्रेक्षण कर सकते हैं। अब प्रेक्षण का पहला प्रश्न था, क्या था? प्रेक्षण में हमने देखे, क्या देखे? हमारे मित्र को हमारी आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है। क्या प्रश्न पूछा था ए नंबर में? क्या तुम्हारे मित्र को तुम्हारी आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है? तो हम उत्तर में प्रेक्षण में क्या बता रहे हैं? हाँ, हमारे मित्र को हमारी आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है। इसी का बी नंबर का प्रश्न का उत्तर, जब हम धीरे बोलते थे तो आवाज़ धीमी सुनाई देती थी तथा तेज आवाज़ से बोलते तब आवाज़ तेज सुनाई देती थी। इसी प्रकार सी नंबर का प्रश्न, जब डोरी ठीक से तनी होती थी तब ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती थी, लेकिन ढीली होने पर कुछ कम स्पष्ट होती थी। प्रश्नों के उत्तर, हाँ, हमारी आवाज़ हमारा दोस्त ठीक से सुन पा रहा है। फिर हाँ, ध्वनि डोरियों से गमन कर रही है, यह बात उपयुक्त प्रयोग से स्पष्ट हो गई। फिर तीसरे प्रश्न का उत्तर, हाँ, ध्वनि संचरण ठोस, द्रव, गैस में हो सकता है। ठोस में ध्वनि का संचरण हम ऊपर देख चुके हैं। वायु में ध्वनि संचरण होता है, तभी तो हम एक दूसरे की बातों को सुन लेते हैं तथा जल में गोताखोर एक दूसरे की आवाज़ सुनते हैं। चौथे प्रश्न का उत्तर, यदि हम बंद कार में हैं, चौथा प्रश्न था कि आप बंद कार में हैं तो आपको बाहर की आवाज़ सुनाई देगी। तो आप उत्तर बताएंगे, यदि हम एक बंद कार में हैं तो हम बाहर से अपने दोस्त की आवाज़ ठीक से नहीं सुन पाते, अतः बाहर से हमारे दोस्त की आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पाती। उसके बाद पांचवा प्रश्न था कि कुछ वाद्य यंत्रों के ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपायमान भाग। तो पहला वाद्य यंत्र कौन सा? वीणा। तो इसका कंपायमान भाग क्या होगा? तानित तार या डोरी। तबला, तानित झिल्ली। बांसुरी, छिद्रों से निकलने वाली वायु। सितार, तानित तार। ढोलक, तानित झिल्ली। तो इस प्रकार से पांचों प्रश्न, ए नंबर के पांचों प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बी नंबर का प्रश्न आ जाएगा। इसी का प्रश्न नंबर 7वां, 10 बच्चों और 10 बुजुर्गों से, सॉरी, इसका साइड में दिया है यहाँ पे। हाँ, इसका बी नंबर का प्रश्न को हम हल करेंगे। बी नंबर का प्रश्न क्या है? वातावरण में ध्वनि प्रदूषण करने वाले स्रोत। देखिए, वातावरण, इसका ए नंबर का कौन बता देंगे? वाहनों जैसे बस, ट्रक के हार्न इंजन से उत्पन्न ध्वनियाँ, ये क्या करती है? वातावरण में ध्वनि प्रदूषण। कल कारखानों की मशीनों से उत्पन्न ध्वनियाँ। फिर निर्माण स्थलों पर तोड़फोड़ से उत्पन्न ध्वनियाँ। टीवी, रेडियो, लाउडस्पीकर आदि से उत्पन्न आवाज़ से बचने से उत्पन्न ध्वनियाँ। फटाकों से फटने एवं विस्फोटों से उत्पन्न ध्वनियाँ। कूलर, वातानुकूलन एवं मिक्सी ग्राइंडर आदि घरेलू उपकरणों से उत्पन्न ध्वनियाँ। ये जो आपका प्रश्न नंबर बी का पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न था ध्वनि प्रदूषण से हानियाँ। तो ध्वनि प्रदूषण से कौन कौन सी हानियाँ होती हैं? ध्वनि प्रदूषण से अनेक स्वास्थ्य संबंधी विकार एवं समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, तनाव, चिंता आदि। व्यक्तियों की सुनने की क्षमता, श्रवण शक्ति अस्थायी तथा या स्थायी रूप से कम हो सकती है, अर्थात हम बहरे हुई हो सकते हैं। फिर तीसरा प्रश्न पूछा था शोर तथा संगीत में अंतर। तो चलिए देखते हैं। तीसरा प्रश्न, शोर तथा संगीत में अंतर। शोर नंबर 1, शोर हमको कष्ट पहुंचाता है, संगीत हमको सुख पहुंचाता है। दूसरा अंतर, शोर हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता और संगीत हमको अच्छा लगता है। इस प्रकार शोर एवं संगीत में अंतर बता दिए। इसी का प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रयास। तो ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए हम निम्न प्रयास करेंगे। स्वचालित वाहनों के हॉर्न का कम से कम उपयोग करेंगे। दूसरा नंबर, बी नंबर, रेडियो एवं टेलीविजन को कम आवाज़ में चलाएंगे। सी नंबर, शादी समारोह में डीजे का उपयोग कम से कम करेंगे। डी नंबर, अधिक शोर उत्पन्न करने वाले पटाखों को नहीं चलाएंगे, अर्थात ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले स्रोतों को कम से कम उपयोग करके उन पर नियंत्रण करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पांचवा प्रश्न था। पांचवें प्रश्न का उत्तर है, क्या है? महिलाओं की तुलना में पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है, क्योंकि महिलाओं की ध्वनि आवृत्ति पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। इस कारण महिलाओं की आवाज़ अधिक तीखी एवं बारीक होती है, जबकि पुरुषों की आवाज़ आवृत्ति कम होती है होने के कारण अधिक मोटी और एवं भारी होती है। इस प्रकार से पांचवा प्रश्न, और यहाँ पे आपका प्रायोजन कार्य 3 समाप्त होता है। प्रायोजन कार्य में जो आपके ए नंबर और बी नंबर के प्रश्न दिए थे, उन प्रश्नों का उत्तर आपको हमने बताया। अब इसके बाद आपका प्रायोजन कार्य 4 आता है।
प्रायोजन का चारण क्या है, उद्देश्य, अपने आसपास पड़ोस का सर्वेक्षण कीजिए और पता लगाइए। प्रश्न नंबर 1 क्या है, आपके आसपास या स्कूल में 12 वर्ष की आयु के कितने बच्चे चश्मा लगाते हैं। प्रश्न नंबर 2, चश्मा लगाने वाले बच्चों के माता पिता से पता लगाइए कि उनके बच्चों की दृष्टि क्षीण होने के क्या क्या कारण है। प्रश्न नंबर 3, किसी नेत्र विशेषज्ञ से पता कीजिए कि दृष्टि क्षमता सही रखने के लिए भोजन में क्या क्या लेना चाहिए। नंबर चौथा प्रश्न, नेत्र विशेषज्ञ से नेत्र की देखभाल के बारे में विचार विमर्श कीजिए एवं बताइए एवं बिंदुओं को लिखिए। पांचवा प्रश्न, चश्मा लगाने वाले बच्चों के चश्मों में कौन कौन से लेंस लगाए गए और क्यों। पाँच इसके बाद छठवां प्रश्न है, बुजुर्गों या अधिक उम्र के लोगों के चश्मों में कौन कौन से लेंस का प्रयोग किया गया है और क्यों। इस प्रकार से आपका छठवां प्रश्न हो गया। इसके बाद सातवां प्रश्न पूछा गया, क्या है सातवां प्रश्न, 10 बच्चों और 10 बुजुर्गों के चश्मों के दोनों आंखों के पावर की सूची बनाइए। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, टीवी या मोबाइल से होने वाले दुष्प्रभावों को अपने से बड़ों से पता लगाकर लिखिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, चाक्षुष विकृति युक्त विद्यार्थी से पूछिए कि वे किस प्रकार पढ़ते लिखते हैं एवं वे वस्तुओं की बाधाओं तथा मुद्रा से ये विभिन्न नोटों को कैसे पहचानते हैं। इसी का प्रश्न नंबर 10 है, नेत्रदान के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए। इस प्रकार से बच्चों ये आपके 10 प्रश्न हैं। इन 10 प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ पे लिखना है। तो प्रस्तुतिकरण में पहले हम प्रस्तुतिकरण क्या बताएंगे, हमारे लिए नेत्रों का अपना एक अलग ही महत्व है। नेत्रों के बिना तो यह सारा संसार ही अंधकारमय हो जाता है। इनकी सुरक्षा एवं देखभाल अत्यंत आवश्यक है। आजकल नेत्र रोगों से ग्रसित लोगों की संख्या बहुत बढ़ रही है। इसके लिए हमारा खान पान, जीवन शैली एवं पर्यावरण उत्तरदायी है। अपने पास पड़ोस और सर्वेक्षण करने पर, नेत्र विशेषज्ञ से पता करने पर अनेक जानकारियाँ मिली। जैसे पहले प्रश्न का उत्तर, हमारे आसपास तथा स्कूल में 12 वर्ष की आयु के अनेक बच्चे चश्मा लगाते हैं। प्राय ये बच्चे पास की वस्तुओं को तो आसानी से देख पाते हैं, लेकिन दूरस्थ वस्तुएं, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। नोट, छात्र अपने अपने क्षेत्रों के विद्यालयों में 12 वर्ष से आयु चश्मे पहनने वाले बच्चों की एक लिस्ट बनाएंगे। इसके बाद अगला दिया है, चश्मा लगाने वाले बच्चों के माता पिता से जब उनके बच्चों की दृष्टि क्षीण होने के कारण की जानकारी ली तो भिन्न भिन्न कारण सामने आए। नंबर 1, किसी बीमारी के कारण उनकी दृष्टि क्षीण हो गई। नंबर 2, चोट लगने के कारण उनकी दृष्टि क्षीण हो गई। नंबर 3, खाने में दूध, हरी सब्जी एवं फल नहीं खाने के कारण उनकी दृष्टि क्षीण हो गई। ये दूसरे नंबर का प्रश्न, और इसका अच्छा और बताया यहाँ पे कारण। चौथा कारण है, अधिक पास से पुस्तक पढ़ने के कारण दृष्टि क्षीण हो गई। मोबाइल पर अधिक देर तक खेलते रहने के कारण उनकी दृष्टि क्षीण हो गई। देर तक एवं बहुत पास से टीवी देखने के कारण दृष्टि क्षीण हो गई। ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 का उत्तर क्या है। प्रश्न नंबर 3, जब नेत्र विशेषज्ञ से दृष्टि क्षमता रखी गई, जब नेत्र विशेषज्ञ से दृष्टि क्षमता सही रखने के लिए भोजन में क्या क्या खाना चाहिए यह जानकारी ली गई, तो उन्होंने कहा हमें भोजन में विटामिन ए युक्त खाद्य सामग्री को सम्मिलित करना चाहिए। जैसे कच्ची गाजर, फूल गोभी, हरी सब्जियाँ जैसे पालक तथा कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन एवं फल में आ जाएंगे आपके आम, पपीता भी विटामिन ए से भरपूर है। फिर चौथे प्रश्न का उत्तर देखिए। चौथा प्रश्न का उत्तर क्या है, नेत्र विशेषज्ञ ने नेत्र की देखभाल के बारे में विचार विमर्श किया तो उनके बताए गए बिंदु निम्न प्रकार है। देखो, नेत्र विशेषज्ञ से नेत्र की देखभाल के बारे में विचार विमर्श किया गया तो उन्हें उसके बारे में क्या बताया। नंबर 1 पॉइंट, नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव का अनुभव करता है तथा सिर दर्द भी हो सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक तीक्ष्ण प्रकाश अथवा लेजर टार्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है, इससे बचना चाहिए। फिर दूसरा बिंदु है, सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। तीसरा बिंदु, अपने नेत्रों को कभी भी नहीं रगड़ना चाहिए। यदि नेत्रों में कोई धूल का कण गिर गया हो तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोना चाहिए। यदि कोई सुधार ना हो तो नेत्र चिकित्सक को दिखाना चाहिए। इसके बाद उसी का नेक्स्ट पॉइंट बताया है। फिर यहाँ पे पठन सामग्री को सदैव दृष्टि की समान दूरी पर रखकर पढ़ना चाहिए। अपनी पुस्तक को अपने नेत्रों के बहुत पास या बहुत दूर रखकर नहीं पढ़ना चाहिए। विटामिन ए युक्त एवं पौष्टिक आहार ग्रहण करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, नेत्र चिकित्सक द्वारा दिए गए परामर्श के आधार पर उचित चश्मे का प्रयोग करना चाहिए तथा समय समय पर नेत्रों की जाँच कराते रहना चाहिए। इस प्रकार से चौथे प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसका पाँचवा प्रश्न, चश्मा लगाने वाले अधिकतर बच्चों के चश्मों में उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस लगाए गए हैं क्योंकि उनको निकट दृष्टि दोष है। कुछ बच्चों को द्विफोक्सी लेंस लगाए हो सकते हैं क्योंकि उनके पास दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, पास और एवं दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसके बाद छठवां प्रश्न का उत्तर, बुजुर्गों या अधिक उम्र के लोगों के चश्मों में द्विफोक्सी लेंसों का उपयोग किया जाता है। नीचे वाले लेंस उपयोग पढ़ने के लिए अर्थात पास की वस्तुओं को देखने के लिए तथा ऊपर वाला लेंस दूर की वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि वे ना तो पास की वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं और ना ही दूर की वस्तुओं को। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 में 10 बच्चों और 10 बुजुर्गों चश्मों के दोनों आंखों के पावर, तो आपको यहाँ पे उनके जानकारी लेके पावर को के बारे में लिख देना है ये। इसके बाद ये नोट में है, छात्र अपने अपने क्षेत्र के 10 बच्चों और 10 बुजुर्गों चश्मों के पावर को उपयुक्त सारणी बना सकते हैं। ये सारणी को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 का उत्तर, टीवी एवं मोबाइल से होने वाले दुष्प्रभाव बड़ों से पता करने पर निम्न जानकारी में आंखों की दृष्टि क्षमता क्षीण हो जाती है, प्यास एवं आंखों में दर्द होने लगता है, टीवी एवं मोबाइल से निकलने वाली विकिरणों से आंखें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, मानसिक तनाव भी हो सकता है। इसके बाद 9वां प्रश्न, चाक्षुर विकृति युक्त विद्यार्थियों से उनके पढ़ने लिखने एवं वस्तुओं को बाधाओं तथा मुद्रा की विभिन्न नोटों को पहचानने के बारे में पूछने पर पता चलता है। ये व्यक्ति
स्पर्श द्वारा या ध्वनियों को ध्यानपूर्वक सुनकर वस्तुओं को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की अन्य ज्ञान इंद्रियां जैसे स्पर्श इंद्रियां, श्रवण इंद्रियां अधिक विकसित हो सक जाती हैं। आजकल अतिरिक्त संसाधन इनकी क्षमताओं के लिए अधिक विकसित एवं सक्षम बना देते हैं। पढ़ने लिखने में ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 10 आएगा। प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया, देखिए यहाँ पे नेत्रदान के विषय में एकत्रित जानकारी है। नेत्रदान किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। यह चाक्षुष विकृति युक्त कार्नियाबंधता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए बहुत बहुमूल्य भेंट है। नेत्रदान करने के लिए नेत्रदान करने वाले व्यक्ति को अपने जीवन काल में अपने निकट के पंजीकृत नेत्र बैंक में प्रतिज्ञा पत्र देकर अपने नेत्र धरोहर रखने होते हैं। उसे अपनी इस प्रतिज्ञा के बारे में अपने निकट संबंधियों को भी सूचित करना होता है, जिससे उनकी मृत्यु के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जा सके। नेत्रदान मृत्यु के 4 या 6 घंटे के अंदर किसी भी स्थान पर अथवा अस्पताल में किया जा सकता है। नेत्रदान निम्न व्यक्ति कर सकते हैं। नेत्रदान कौन कर सकते हैं, देखिए किसी भी लिंग अथवा स्त्री या पुरुष नेत्रदान कर सकते हैं। किसी भी आयु का हो नेत्रदान कर सकता है। किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है ये जो नेत्रदान कर सकता है। चश्मा पहनने वाला भी हो सकता है। फिर किसी भी सामान्य बीमारी वाला भी हो सकता है जो नेत्रदान कर सकता है। लेकिन निम्न बीमारी युक्त व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता, जैसे एड्स, हेपेटाइटिस बी एवं सी, जलमिति, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, धनु स्तंभ, हैजा, मस्तिष्क शोध, इस प्रकार के जो व्यक्ति ये नेत्रदान नहीं कर सकते। इस प्रकार से बच्चों आपका यहाँ पे प्रायोजन कार्य 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद अंतिम प्रायोजन कार्य है आपका 5। प्रायोजन कार्य 5 में क्या दिया, प्राकृतिक परिघटनाओं पर आधारित निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रोजेक्ट तैयार कीजिए। देखिए प्राकृतिक परिघटनाएं जो होती हैं उनके आधार पर निम्नलिखित बिंदु जो दिए नीचे, इन बिंदु के आधार पर प्रोजेक्ट तैयार करना है। जैसे पहला बिंदु क्या है आपका, प्राकृतिक विनाशकारी परिघटना कौन कौन सी है नाम लिखिए। दूसरा, तड़ी झंझा के समय यदि आप घर के बाहर खुले स्थान में हैं तो आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। तीसरा, मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन तड़ी झंझा की संभावना है और मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है तो क्या आप छतरी लेकर जाएंगे। अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप के झटके लगने की स्थिति में यदि आप अपने घर में हैं तो आप क्या उपाय करेंगे, लिखिए। पांचवा प्रश्न, भूकंप के समय आपके आसपास के जानवर किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। ये आपका ए नंबर का प्रश्न है, इसके उत्तर लिखना है आपको। इसके बाद बी नंबर का प्रश्न है। बी नंबर का प्रश्न क्या है, अपने माता पिता से भूकंप द्वारा हुई जनजीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति के बारे में पूछिए। उस समय के समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं से इन भूकंपों द्वारा हुई क्षति को दर्शाने वाले कुछ चित्र एकत्र कीजिए तथा अपनी फाइल में लगाइए। इन भूकंपों द्वारा लोगों को हुई क्षति से संबंधित संक्षिप्त रिपोर्ट बनाइए। दूसरा प्रश्न बी नंबर का, ये अभी क्या बता रहे हैं, पूरे प्रश्न बता रहे हैं, फिर इसके बाद इनके उत्तर बताएंगे। तड़ित चालक क्या है, इसका क्या उपयोग है, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब चलिए देखते हैं हम इसकी प्रस्तुतिकरण में प्रकृति में प्रायः विभिन्न प्रकार की विनाशकारी परिघटनाएं घटित होती हैं, जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तूफान, चक्रवात, महामारी आदि। इसके अतिरिक्त अन्य 2 विनाशकारी प्राकृतिक परिघटना हैं तड़ी झंझा एवं भूकंप, जिनके संबंध में हम यहाँ विस्तृत जानकारी लेंगे। चलिए देखते हैं इसके बारे में जानकारी, विस्तृत जानकारी क्या है। तो देखिए प्राकृतिक विनाशकारी परिघटनाएं निम्न है, कौन कौन सी हैं, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तूफान एवं चक्रवात, महामारी, प्लेग, हैजा, टीबी, फ्लू, कोरोना, तड़ी झंझावत एवं भूकंप आदि। ये आपको क्या बता दिया हमने ए नंबर का पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न क्या कहा था, चलिए दूसरा प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं हम। दूसरा प्रश्न, जब हम तड़ी झंझा के समय घर के बाहर खुले में होंगे तो सावधानी रखना पड़ेगा। तड़ी झंझा मीन्स जो बिजली कड़कना, बिजली का गिरना कहलाता है, उसके बारे में बताएं। खुले वाहनों में जैसे मोटरसाइकिल आदि से दूर रहेंगे। पेड़ पौधों तथा भवनों से दूर रहेंगे। जमीन में कुकड़ू सिमट कर बैठ जाएंगे। इस प्रकार की हाथ घुटनों पर तथा सिर हाथों के बीच रख रहे, जिससे आघात के लिए लघुत्तम या न्यूनतम लक्ष्य बने। फिर तीसरे प्रश्न का उत्तर है, जब मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन तड़ी झंझा की संभावना है और हमको उस दिन बाहर जाना है तो हम छतरी लेकर कदापि भी नहीं जाएंगे, क्योंकि छतरी की डंडी धातु की बनी होती है, इसलिए तड़ी उस पर आघात कर सकता है। चौथे प्रश्न का उत्तर देखिए, भूकंप के झटके लगने की स्थिति में यदि हम घर में हैं तो हम निम्न उपाय करेंगे। जब भूकंप के झटके आते हैं उसकी स्थिति में यदि हम घर में हैं तो क्या उपाय करेंगे। ए नंबर, किसी मेज के नीचे आश्रय लेंगे तथा झटकों से रुकने तक वहीं पर बने रहेंगे। ऊंची एवं भारी वस्तुओं से दूर रहेंगे जिनके गिरने की संभावना हो। यदि हम बिस्तर पर लेटे हुए हैं तो उठेंगे नहीं, बल्कि वहीं लेटे रहेंगे तथा अपने सिर को तकिए से ढक लेंगे। इस प्रकार से चौथे प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हुआ। पांचवा प्रश्न का उत्तर क्या है, प्रायः जानवरों को भूकंप आने का पूर्वाभास हो जाता है, अर्थात पहले ही पता चल जाता है कि हमारे आसपास के जानवर भूकंप आने पर रंभाने लगते हैं तथा इधर उधर भागने लगते हैं, वे डरे डरे से रहते हैं। इसके बाद आपका जो बी नंबर का प्रश्न है उसका उत्तर देख लेते हैं। अभी तक ए नंबर के प्रश्न का उत्तर दिए थे आपको, बी नंबर का प्रश्न का पहले प्रश्न का उत्तर, अपने माता पिता से भूकंप द्वारा हुई जनजीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति के बारे में पूछा तो ज्ञात हुआ कि 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज जिले में एक भयंकर भूकंप आया था, जिसमें जनजीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति हुई। प्रायः सभी मकान धराशायी हो गए। बहुत बड़ी संख्या में जानवर एवं पशु पक्षी मारे गए। अपार जनसंहार हुआ, बहुत लोग हताहत हुए। भुज जिला वीरान लगने लगा। फिर इसी प्रकार 26 दिसंबर 2004 को भूकंप के कारण हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आई। इससे हिंद महासागर के चारों ओर तटवर्ती क्षेत्रों में अपार जनधन की हानि हुई। उसके बाद 8 अक्टूबर 2005 को
भारत के उत्तरी कश्मीर के उरी और तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया, उसमें भी बहुत मात्रा में जनधन की हानि हुई। छात्र भूकंप काल की विभिन्न समाचार पत्रों पत्रिकाओं से इन भूकंपों के कारण होने वाली क्षति को दर्शाने वाले चित्र एकत्रित करके अपनी फाइल में चिपका देंगे। फिर देखिए क्या दिया, इन भूकंपों से लोगों को होने वाली हानि इन भूकंपों से लोगों को होने वाली क्षति के संबंध में संक्षिप्त रिपोर्ट। चूंकि भूकंप आने पर पृथ्वी कँपने तथा थरथराने लगती है, जिसके कारण भवन, सड़क, पुल, बांध आदि नष्ट हो जाते हैं तथा संपत्ति एवं जनजीवन की अपार क्षति होती है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसके आने से बाढ़, भूस्खलन, सुनामी आदि का खतरा बढ़ जाता है। इसके बाद आपका जो इसका कारण यह है कि अभी कोई ऐसी तकनीक विकसित नहीं हुई जिससे इसके घटित होने वाली संभावना का पता चले। तो देखिए यहाँ पे आपको भूकंप के बारे में प्रस्तुतिकरण तो हो गया था, ये खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। इसका कारण यह है कि अभी कोई ऐसी अच्छी तकनीक विकसित नहीं हुई जिससे इसके घटित होने की संभावना का पता पहले ही लग जाए। इसके बाद तड़ित चालक क्या है, इसके बारे में बता देते हैं। तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा बड़े बड़े भवन को तड़ित झंझा के दुष्प्रभाव से रोका जा सकता है। भवन के निर्माण के समय बनी एक धातु की बनी एक मोटी छड़ तथा या पट्टी, जिसकी ऊंचाई भवन की ऊंचाई से अधिक स्थापित कर दी जाती है, जिसका एक सिरा नुकीला तथा भवन के ऊपर निकला रहता है तथा दूसरा सिरा पृथ्वी में काफ़ी गहराई तक गाड़ दिया जाता है, जिससे तड़ित झंझा के समय यह आवेश प्रभाव को अपनी ओर खींचकर उसे पृथ्वी की गहराई तक पहुंचा देता है, क्योंकि धातु विद्युत आवेश का प्रचालक होती है। इस प्रकार यह तड़ित झंझा से होने वाले दुष्प्रभाव से भवनों की रक्षा करने में सहायता करते हैं। और उसका चित्र बना देंगे। उसका चित्र इस प्रकार से तड़ित झंझा का चित्र हो गया। देखिए इस प्रकार से इसका चित्र बना देंगे तड़ित झंझा का। इस प्रकार बच्चों यहाँ पे आपका जो प्रायोजन कार्य 5 कंप्लीट होता है। आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने कितने प्रायोजन कार्य बताए, 5 प्रोजेक्ट बताए, जिसमें से आपको 2 प्रोजेक्ट अपनी प्रोजेक्ट फाइल में तैयार करके लिखना है। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो क्या बताया गया प्रोजेक्ट कार्य, जो 5 प्रोजेक्ट कार्य बताए गए, किस विषय के, विषय विज्ञान के, और कक्षा कौन सी 8वीं के, यदि आपको अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।